गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका स्टडी आई क्यू यूट्यूब चैनल पर। मैं वासु। सी सेट की इस सीरीज के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे सेट नंबर 4, स्टेट पीएससी एग्ज़ाम के अंदर पेपर सेकंड, जिसके अंदर सी सेट का सेक्शन रहता है आपका, उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अभी हमारा टाइम फोकस चल रहा है एमपी पीएससी और यूपी पीएससी एग्ज़ाम्स पर। यहाँ जितने भी आप सेट्स देख रहे हैं ये सारे के सारे इन एग्ज़ाम्स के अंदर प्रीवियस ईयर के अंदर पूछे गए क्वेश्चंस हैं। इनके पीडीएफ के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है वासु स्टडी आई क्यू, जहाँ पर क्लासेज की लिंक और पीडीएफ दोनों ही आपको मिल जाती है। नीचे वाला पार्ट अपना डाउट ग्रुप है, जहाँ पर आप अपने एग्ज़ाम रिलेटेड डाउट्स पूछ सकते हैं। साथ ही अगर आपको ये लगता है कि सर हमारा जो स्टेट पीएससी एग्ज़ाम होता है उसके अंदर सी सेट के क्वांट का जो लेवल है वो अच्छा रहता है, तो आप नीचे डाउट ग्रुप के ऊपर पीडीएफ उस एग्ज़ाम की सेंड कर दें। उन क्वेश्चंस को भी हम लोग अपनी सीरीज़ के अंदर शामिल कर लेंगे। और यहाँ पर हमारा जो प्राइम फोकस है वो ये नहीं है कि कैसे भी करके उसका आंसर सीखें, नहीं, एक कॉमन सेंस डेवलप करना है कि एक अलग ही नेचर के कुछ सवाल पूछे जाते हैं, उनका समाधान क्या हो। साथ ही आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आपके कोई पर्सनल मैसेजेस हैं तो आप वहाँ सेंड कर सकते हैं। चलिए भाई, सबसे पहला सवाल लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ना। क्या कहा कि दो सेट्स हैं आपके पास ए और बी, इसके लिए ए माइनस बी की वैल्यू क्या होगी। दो सेट आपको दे रखे हैं ए माइनस बी की, ठीक है। एक स्टूडेंट हो सकता है ये सोच ले कि ब्रैकेट खोलेंगे तो ए माइनस एक कैंसिल आउट हो गया और माइनस माइनस प्लस बी हो गया। सेट थ्योरी के अंदर ऐसा नहीं काम करता। सेट थ्योरी के अंदर जो बोर्डमास का रूल है वो इस टाइप से वर्क नहीं करता। कैसे करेगा फिर, ध्यान से अंडरस्टैंड करना। सेट थ्योरी इजी सा ही पार्ट होता, बशर्ते आप फॉर्मूलों से बच के अपना काम करें या फिर फॉर्मूले अप्लाई करें, उससे पहले अपना एक कॉमन सेंस डेवलप कर लें कि भाई किस बात का क्या मतलब होता है। देखना, सेट थ्योरी को वेन डायग्राम से समझना एकदम आसान होता है। ये जो सर्कल मैंने लिया है ये वाला पूरा का पूरा ये रिप्रेजेंट करता है मेरा ए को, ए की जितनी भी वैल्यू है। ये वाला जो सर्कल है ये पूरा का पूरा रिप्रेजेंट करता है मेरा बी को। अब कुछ छोटी छोटी बातें उनको मैं लिख देता हूं, जैसे ए यूनियन बी का मतलब क्या होगा। ए यूनियन बी का मतलब होता है ऑल। ए और बी के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं सबको शामिल कर लिया जाता है। जैसे यहाँ संख्याएं हो गई 2 3 4 5, यहाँ 6 7 हो गई, फिर उसके आगे 10 12 15 ऐसे हो गई। तो जो सारी की सारी संख्याएं रिपीट नहीं किया जाता उनको, कॉमन वाला पार्ट तो आपका ये आ ही गया है, और इसी कॉमन वाले पार्ट को कहा जाता है ए इंटरसेक्शन बी। इसके लिए एक टर्म काम में ले लेते हैं हम लोग कॉमन। हालांकि इस क्वेश्चन में इन दोनों चीज़ों की नीड नहीं थी, लेकिन फिर भी कोई भी नया कॉन्सेप्ट है, मेरा प्रयास ये रहेगा कि उसे मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करते हुए चलो। अब देखना जरा इसने क्या कहा। एक तो ये जो ब्रैकेट है आपका, इसी को सोल्व कर लेते हैं। ए माइनस बी, इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब समझना, ये कह रहा है ए पूरा का पूरा आपका सर्कल है, उसमें से जो बी की वैल्यू है वो हट जाएंगे। बी के हिस्से में कौन सी वैल्यू है, ये वाली, वो तो साइड में पड़ी है, उनका तो कोई लेना देना नहीं है। तो ये जो बी की वैल्यू हट जाएंगी तो ये जितना भी पार्ट आपका बचेगा, कौन सा, ये वाला, बी पूरा का पूरा हट चुका उधर वाला हिस्सा, ये पार्ट आपका कहलाता है ए माइनस बी। ऐसे ही आप कह सकते हो कि जैसे ये पूरा का पूरा सर्कल आपका बी को बताता है, अगर मैं इसमें से ए को हटा दूं तो ये वाली वैल्यू हमारी क्या कहलाएगी, बी माइनस ए। हालांकि इस क्वेश्चन में बी माइनस ए की भी हमें नीड नहीं है। ठीक है भाई, मेरे ख्याल से ये बात समझ आ गई होगी। अब देखो क्या करना आपको, ए में से ए माइनस बी को फिर हटाना है। ए पूरा का पूरा है ये वाला, इसमें से इस वैल्यू को हटा देते हैं तो कौन सी वैल्यू बचेगी अपनी, अपने पास जो वैल्यू बचेगी वो ये वाली बचेगी जो एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है। ये पूरी की पूरी वैल्यू आपकी इसको रिप्रेजेंट करेगी। क्लियर है। ये है किसकी वैल्यू, असल में देखा जाए तो ये वैल्यू असल में है ए इंटरसेक्शन बी की, ये लिखा जाता है। ये आपका आंसर हो गया। सेट थ्योरी को डिटेल में भी डिस्कस करेंगे एकदम स्टार्टिंग से, जिस बच्चे ने नहीं पढ़ रखा है, क्योंकि पीएससी एग्जाम्स के अंदर भी ये पूछा जाता है, सीडीएस की एग्जाम में भी पूछा जाता है, और कहीं कहीं स्टेट लेवल की जो अदर एग्जाम्स हैं उनमें भी सेट थ्योरी को पूछा जाता है। तो एक कंप्लीट सेशन भी रखेंगे 2 से 3 घंटे का, जिसके अंदर एकदम जीरो लेवल से उठा करके
डबल वेन डायग्राम और ट्रिपल वेन डायग्राम पर जितनी भी सेट थ्योरी बनती है उसको डिस्कस करेंगे। चलिए भाई अगला सवाल देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना जरा क्या कहा। देखो क्या, एक त्रिभुज की प्रत्येक भुजा उसकी अन्य दो भुजाओं की लंबाई के योग से 4 सेंटीमीटर कम है। ये कह रहा आपसे कि ईच जो साइड है वो रिमेनिंग की जो दो साइड्स हैं उनका सम करोगे, उसमें से 4 लेस कर दोगे, 4 लेस हो जाएगा तो लेंथ आ जाएगी। त्रिभुज का क्षेत्रफल देखो कैसे डील करोगे। ट्राइंगल की साइड आपने मान ली 3 साइड मान ली, तो ए की वैल्यू क्या है, बची हुई दो साइड, 3 साइड ए बी और सी मान ली। ए की वैल्यू क्या है, रिमेनिंग की जो दो साइड्स हैं उनको जोड़ दिया, उसमें से 4 लेस कर दिया। ऐसे ही जब आप बी निकालेंगे तो बी के बाद दो साइड बची सी और ए, उनमें से 4 को फिर लेस कर दिया। ऐसे ही जब आप सी निकालेंगे तो बची हुई दो साइड आपकी ए और बी हैं, इनमें से भी आपने 4 को लेस कर दिया। ऊपर से नीचे आप क्या करो, इसको ऐड कर दो। जब आप ऐड करेंगे तो कंक्लूजन क्या निकलेगा, ध्यान से समझना। लेफ्ट साइड में a प्लस बी प्लस सी आ गया, इक्वल्स टू का साइन। राइट साइड में 2 बार b 2 बार a 2 बार c, तो इसका मतलब ये पार्ट a प्लस बी प्लस सी उधर जाएगा, यहाँ 2 बार a प्लस बी प्लस सी है तो क्या बचेगा, सिर्फ 1 बार a प्लस बी प्लस सी। 4 4 4 -12 इधर ले आओ, हो गई वैल्यू। अब थोड़ा सा ध्यान से समझना, a प्लस बी प्लस सी की जो कंप्लीट वैल्यू है आपकी वो ये लिखी जा सकती है। आप चाहें तो क्या करें, b प्लस सी की जगह देखना मैं इसको इधर ले आ रहा हूं, a प्लस 4, b प्लस सी की जगह मैं लिख देता हूं a प्लस का 4। 2 बार a हो गया है, 4 चला जाएगा, 8 बचेगा। 2a इक्वल्स टू 8, तो कहेंगे आप a की जो वैल्यू है वो क्या निकल के आई है, 4। सेम ये का ये पैटर्न इनके अंदर आप रखना स्टार्ट कर दोगे तो आपका कंक्लूजन फिर से निकलेगा, और सेम ही पैटर्न रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब यही लेंथ b की, यही लेंथ आपकी c की निकल के आ जाएगी। क्लियर है, हर जगह ये बात आपकी जस्टिफाई हो जाएगी। तो अगर आपने पहले भी नहीं कर रखे इस टाइप के सवाल तो एग्जाम हॉल में आप थोड़ा सा पेशेंस बना करके रखेंगे तो इतने में आपकी बात बन जाएगी। एरिया पूछ रहा है, ट्राइंगल कैसा बना भी, ट्राइंगल आपका बन चुका है यहाँ से इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसकी भुजाएं 4 4 और 4 हैं। एरिया क्या होगा, √3/4, साइड ए मानी है तो ए का स्क्वायर, किसका, इक्विलेटरल ट्राइंगल का। तो आप यहाँ से कह सकते हैं एरिया होगा √3/4 इंटू में 4 इंटू में 4, ये इससे कट गया तो रिजल्ट आ गया हमारा 4√3। इजी सवाल था, बस नहीं भी कर रखे होते हैं क्योंकि असल में देखा जाए जो सी सेट के आपके सेक्शंस होते हैं उनमें कई सारे ऐसे सवाल आपको मिलते हैं कि आपने किसी पर्टिकुलर XYZ बुक से प्रैक्टिस की लेकिन फिर भी आपको वैसे सवाल नहीं मिलते। तो क्या किया जाए फिर, तो सवाल को ध्यान से पढ़ा करें, उसकी डायमेंशंस के बारे में विचार किया करें, और कम से कम सी सेट सेक्शन के अंदर जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं लगभग आप 500 सवाल कर लें। यूपीएससी के भी क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर शामिल करेंगे अपनी सीरीज के अंदर, तो 500 के आसपास अगर आपने क्वेश्चंस कर लिए हैं, उसके अलावा आपका थोड़ा बहुत बेसिक ठीक है, मतलब मैथ्स पर आपने 30-40 घंटे काम कर रखा है, काम आसानी से हो जाएगा। रेलवे सीरीज कोई देख लें, कम से कम रेलवे सीरीज जो हमने चलाई थी पास्ट टाइम के अंदर, उसका अर्थमेटिक का सेक्शन है उसे आप ज़रूर देख लें। 90 डेज की सीरीज़ थी तो मेरे ख्याल से लगभग 40 से 50 लेक्चर आपको देखने होंगे उसमें। PDF पढ़ी है कंप्लीट, उसका प्रिंट आउट निकलवाओ, PDF को ओपन करो, क्लास नंबर जैसे 18 देखनी है, क्लास पर गए PDF में ही क्लिक किया, तुरंत के तुरंत 18 नंबर पर चले गए, क्वेश्चंस देख लिए। क्वेश्चंस को एक बार आपने जो प्रिंट आउट निकलवाया उसके अंदर अटेम्प्ट करके देख लो, स्पेस मोर देन सफिशिएंट रहता है PDF के अंदर, वहीं का वहीं, और साथ में ये सीरीज, तो वहाँ से तो आपका बेस बिल्डअप होगा, और यहाँ पर हम लोग सीखेंगे कि इन क्वेश्चंस के साथ डील कैसे किया जाए। चलो भाई एक ठीक सा सवाल है, बात को अंडरस्टैंड करना। एक आयताकार खेत की लंबाई, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, उसकी लंबाई 112 है, चौड़ाई 62 मीटर है, 6 मीटर किनारे का एक घनाकार टैंक, टैंक की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होती है, तो टैंक चारों कोनों पर खोदे गए, जो मिट्टी हटाई गई है उसे बचे खेत पर समतल बिछा दिया गया है।
खेत के स्तर में बढ़त हुई वो आपको फाइंड करनी है कि खेत का जो लेवल है वो कितना बढ़ गया। एक सिंपल सी बात ध्यान रखना, आपका जो वॉल्यूम होता है, रेलवे की जो सीरीज है उसमें सर्च करेंगे रेलवे सीरीज बाई वासु सर, रिवीजन का नहीं, जो रेलवे सीरीज है उसका पहला वीडियो है उसको आप आज जरूर देखना। उसमें मैंने एक्सप्लेन कर रखा है कि असल में देखा जाए तो वॉल्यूम का भी कॉन्सेप्ट होता है। वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट होता है एन इंटू में आपका बेस एरिया इंटू में आपका हाइट। आयतन आपका लिखा जाता है एन गुणा में आधार क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। अगर आपकी शेप नीचे से ऊपर तक एक जैसी है तो एन की वैल्यू 1 हो जाती है। जैसा आप देखते हैं ये क्यूब के अंदर होता है, क्यूबॉइड के अंदर होता है, सिलेंडर के अंदर होता है, प्रिज्म में होता है, तो शेप नीचे से ऊपर तक एक जैसी होती है। इसके अलावा यह 1/3 कब लगता है उसका हालांकि मैंने एक प्रूफ भी कर रखा है। जैसा कि आप कोन के अंदर शंकु में देखते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू में एच, तो असल में क्या है वो 1/3 बेस एरिया पाई आर स्क्वायर हो गया, हाइट उसकी एच हो गई। 1/3 तभी लगेगा जब आपके पास स्लांट हाइट या तिर्यक ऊंचाई मौजूद होती है। तो खैर वो आप देख लेना। असल में शेप नीचे से ऊपर तक एक जैसी है तो यहाँ पर भी यही कॉन्सेप्ट काम करेगा। कोई आपके पास फील्ड है, चारों कोनों पर आपने 4 गड्ढे खोद दिए, रिमेनिंग का जो फील्ड है मिट्टी वहाँ गड्ढों से निकलेगी, बचे हुए खेत पर डलेगी। खेत का जैसा बेस है वैसा का वैसा उसका लेवल ऊपर की तरफ उठना स्टार्ट हो जाएगा। तो एक तो यहाँ पर ये फॉर्मूला काम करेगा आपका। खेत पहले मैं बना लेता हूँ, जैसे ये रेक्टेंगुलर फील्ड हो गया, एक गड्ढा यहाँ पर खोदा गया, एक गड्ढा यहाँ पर खोदा गया है, एक गड्ढा इस जगह पर खोदा गया है, एक गड्ढा यहाँ गया। ये 4 कोनों के ऊपर आपने 4 गड्ढे खोद दिए, 6 6 6। ठीक है, इसको थोड़ा सा बस 3D में अंडरस्टैंड करना कि भाई यहाँ से जो भी मिट्टी निकाली जाएगी नीचे की तरफ वो मिट्टी डाली जाएगी इस वाले एरिया के ऊपर, ये जो बच गया है इस एरिया के ऊपर। इसको हटा देता हूँ, 3D में बस इमेजिनेशन रखना। तो देखना असल में आपने चारों गड्ढों से कितनी मिट्टी निकाली, तो आप कहेंगे कि एक गड्ढे का आयतन 4 × 4 × 4 क्यूब है। क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो क्या लिखा जाता है, 1 क्यूब, ये लिखा जाएगा आयतन। अब 6 × 6 × 6 एक गड्ढे का वॉल्यूम, ऐसे आपने 4 गड्ढे खोद दिए, इतनी मिट्टी आपके पास इकट्ठा हो रही है। इसको डालोगे कहाँ पर भाई, आप डालोगे इसको, ये जो रिमेनिंग का पार्ट है इन गड्ढों के अलावा इस पार्ट के ऊपर आप इसको डालोगे, इस रिमेनिंग फील्ड के ऊपर आपने इस मिट्टी को डाला पूरे के पूरे खेत के ऊपर जो बच चुका है। तो यहाँ पर देखो इसका बेस एरिया तो ये है, क्योंकि मिट्टी नीचे से ऊपर तक स्ट्रेट डलेगी। इसका मतलब इसका हमें अगर बेस एरिया पता चल जाए तो हम उसे क्या कर दें, सीधे सीधे हाइट से मल्टीप्लाई कर दें। आपको अलग अलग अगर फाइंड करना है ये वाला एरिया तो रहेगा मुश्किल। ठीक है, तो आप क्या करो, टोटल जो आपका रेक्टेंगल था उसका एरिया निकाल लो। तो इसकी ये लंबाई 112 है, चौड़ाई 62 है, 112 × 62 है। तो मेरे पास पूरे खेत का एरिया आ गया, लेकिन पूरे खेत पर मिट्टी नहीं डलेगी। मिट्टी कहाँ डलेगी, गड्ढे खोदने के अलावा जो जगह बची है। अब एक बात बताना, एक गड्ढे ने कितना एरिया कवर कर रखा है, तो आप कहोगे कि भाई इसकी जो साइड है वो 4, ये भी 4, नीचे तो इसको खोदा गया है ना, तो इसका मतलब एरिया एक गड्ढे ने 16 कवर कर रखा है, और ऐसे कितने गड्ढे हैं, 4। तो मैं क्या कर दूं, इस एरिया को हटा दूं। क्या बात समझ में आई, पूरे के पूरे फील्ड का एरिया हमने फाइंड कर लिया, 4 गड्ढे जितने एरिया में खोदे गए हैं उस एरिया को हटा दिया। अब बचा हुआ ये जो आपका रिमेनिंग का जो पार्ट है, रिमेनिंग जो जगह आपकी खेत में बच गई है, इस पर मिट्टी डलेगी। मिट्टी बाहर से निकाली, इस पर डाली, इसका लेवल धीरे धीरे ऊपर तक चला जाएगा। तो आप क्या कह सकते हैं भाई, वॉल्यूम क्या होगा यहाँ पर, बेस एरिया ये हमने निकाल लिया, इनटू में क्या लिखोगे, हाइट, जो कि हमें फाइंड करनी है कि इसका लेवल कितना बढ़ेगा। इसी बात को जो सोल्व करना है, तो सोल्व करते टाइम जरा क्या करें, यहाँ पर कुछ कॉमन आता हुआ दिखेगा। 16 है तो यहाँ पर देखना जरा, 16 का डिवीजन करोगे, 16 × 3 = 48। देखो 16 और यहाँ पर कैंसिल आउट करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 7। 16 से फिर कैंसिल आउट किया, कैंसिल आउट, देखो सब जगह 16 का कॉमन आ रहा था।
अब आपने इसको लिखा 4 इंटू 4 16 इक्वल्स टू में 62 में से आपने 4 को लेस कर दिया तो ये आपके पास कितना निकल के आ गया 58। एक मिनट गड़बड़ कर दी ना। देखो थोड़ा सा और इजी हो रहा है, 2 से कैंसिल आउट कर दो 2 बार, 31 टाइम्स और 2 टाइम्स, आपके पास ये बच चुका है 8 बराबर में। अब देखना जरा 7 गुणा में 1, 7 3 21 माइनस का 2, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 216 गुणा में h लिखा जाएगा। ये क्या देगा h अपॉन में 8 अपॉन में 216 इक्वल्स टू में h। ये सारी की सारी चीज़ें किस में चल रही थी, मीटर में। आपको रिजल्ट किस में चाहिए भाई, आपको रिजल्ट देखो सेंटीमीटर में, इसको आप कन्वर्ट करोगे तो 100 से गुणा कर दो, 1 मीटर के अंदर आप लिखते हैं 100 सेंटीमीटर, कर दिया गुणा, कैंसिल आउट हो रहा है जैसे 4 से हो रहा है, 4 से काटा 2 बार, 5 बार, 4 बार, फिर कैंसिल आउट करोगे 2 से तो ये कितना आ जाएगा आपका 27 बार। 27 का डिवीजन चला गया लगभग 3 बार। एक मिनट भाई, हमने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक की है, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान कर देते हैं। अच्छा, किनारे की ये गड़बड़ कर दी, सारा सवाल गड़बड़ हो गया। देखो चलो लॉजिक समझ में आ गया होगा। एग्जाम वाली बात ही चलो डिस्कस कर लेते हैं इस पर्टिकुलर सवाल की, कि एग्जाम में कैसे डिस्कस करते हैं, ये हमें वैसे भी समझना था, तो बात को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना। इन सवालों के लिए आप एग्जाम हॉल में डायग्राम नहीं बनाएंगे। वो साइड मैंने 6 ले ली, वहाँ पर 4 ले ली थी, वहाँ पर एक्चुअल में 6 मीटर है। एग्जाम में क्या करना है, सीधे सीधे देखो, एक गड्ढे का वॉल्यूम कितना है, 6 गुणा में 6 गुणा में 6। एक गड्ढे में इतनी मिट्टी है, गड्ढे कितने खोदे भैया आपने, 4। ये मिट्टी आपने निकाली, खेत का जो रिमेनिंग एरिया है उस पर डालनी है। रिमेनिंग एरिया पता नहीं है तो क्या करो, फील्ड का टोटल एरिया निकालो। टोटल एरिया कितना है, लेंथ इंटू में विड्थ। इसमें से आपने क्या किया, चारों कोनों पर 4 गड्ढे खोद दिए। एक गड्ढे का एरिया 4 गुणा 4 16, 4 गड्ढों का एरिया 4 गुणा में 16, ये खोद दिया। इसके ऊपर मिट्टी डाल दी तो मिट्टी का लेवल h बढ़ जाएगा। तो बेस एरिया इंटू में हाइट वॉल्यूम होता है, और ये 4 गड्ढों से निकाली गई मिट्टी है। इसको एक्चुअल में हमें सोल्व करना था, और यहाँ पर हमने यही गड़बड़ कर दी थी। देखो 16 से काटोगे, 16 से काटा आपने 7 बार, ठीक है, 4 तो कट ही गया, 36 है ये, इसका अंदर 4 का और डिवीजन कर दोगे तो ये निकल के आ जाएगा आपका 9। 9 गुणा में 6 54 आपका, 7 गुणा 2 14, 7 6 42 और 1 आपका 43, माइनस क्या करना है आपको 4, तो यहाँ कितना आ गया 430 गुणा में h लिखा जा सकता है। 7 6 42 420 14, ठीक है 43 यहाँ पर लिखा आपने। अब देखो ये सारा का सारा जो रिजल्ट निकल के आएगा ये किस में निकल के आएगा, हमारा मीटर में। इसे सेंटीमीटर में बदलना है तो गुणा कर दो 100, क्योंकि सारी यूनिट हमारी किसकी चल रही थी, मीटर की। ये पार्ट आपका इस वाले पार्ट से कैंसिल आउट हो गया। कुछ और भी सोल्व हो रहा है क्या, कुछ और नहीं सोल्व है तो क्या करो, 4 3 7 हो गया, 540 के अंदर 43 का आप यहाँ से कर दो डिवीजन, भाग गया आपका, एक बार चला गया, एक बार चला गया तो आपके पास 11 बचा, 110, 110 में डिवीजन करोगे तो 2 बार चला जाएगा, 12 पॉइंट समथिंग आपका यहाँ पर रिजल्ट आ रहा है। तो एकमात्र ऑप्शन सी आपका जस्टिफाई कर रहा है, ठीक है। थोड़ा सा टॉर्चरस आपको लगा होगा, मैंने एक कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी, इस वजह से आप सोच रहे होंगे सर इतना लंबा चौड़ा चला गया। देखो पहली बात, सवाल में कैलकुलेशन है, आपको दिख भी रही है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इसका कॉन्सेप्ट ठीक है। तो एक बहुत बड़ी भीड़ ऐसी होती है वो ऐसे सवालों को डील नहीं करती। और मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जो रेलवे सीरीज का मेंसुरेशन 3D के स्टार्टिंग के 5 या 6 लेक्चर हैं उनको आप देख लो। मेंसुरेशन 3D से पूछा गया एक सिंगल सवाल, ऐसा नहीं कह सकते सर मेरे से नहीं हो रहा है, और वहाँ पर फॉर्मूले रटाए नहीं गए हैं, एक कॉमन सेंस डेवलप किया गया है कि कैसे आप यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कर ले जाएंगे। चलो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, देखना जरा। ओके, ये कुछ पार्ट आपका स्क्रीन से भी बाहर जा रहा था, इस पर भी ध्यान नहीं गया, देखते हैं अभी। देखो यहाँ पर इसने आपसे क्या कहा,
देखो, किसी धातु के एक ठोस गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, इसे 4 मिलीमीटर व्यास का कितना लंबा तार खींचा जा सकता है। देखो, एक धातु का ठोस गोला, इसका मतलब आपके पास एक ऐसी शेप है, स्पेयर है आपके पास, मेटल से बना हुआ है, रेडियस इसकी 3 है। इसे आप कन्वर्ट करना चाहते हैं किसके अंदर, एक वायर के अंदर। वायर कुछ आपका इस टाइप का सा बनेगा, ये वायर बन गया। वायर का डायमीटर क्या कह रहा है, 2 मिलीमीटर, तो इसको आप कह सकते हैं, सॉरी 4 मिलीमीटर है, तो इसका मतलब 2 मिलीमीटर लिखा जा सकता है। ये इसकी रेडियस हो गई है। तो आप ये कह सकते हैं भाई, इसको पिघला करके ये बनाओगे तो इसका मतलब इन दोनों का जो वॉल्यूम है, इन दोनों का जो आयतन है वो इक्वल होगा। इसका बेस एरिया निकालोगे तो पाई आर स्क्वायर, हाइट इसकी h हो गई। असल में देखा जाए तो इसकी जो हाइट होगी वही तो तार की लंबाई होगी। तार कैसा होता है, सिलेंडर की शेप का, बेलन के जैसा होता है। चलो, एग्जाम में आप क्या करते, एग्जाम में आप सीधे सीधे ये कह सकते थे कि भाई 4/3 पाई। एक इम्पोर्टेंट बात यही है यहाँ पर जो आपको ध्यान रखनी है, ये मामला आपका मिलीमीटर में दे रखा है और ये मामला आपका सेंटीमीटर में दे रखा है। 1 सेंटीमीटर के अंदर आपके पास 10 मिलीमीटर होते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो या तो आप यहाँ लिखो 3 सेंटीमीटर का क्यूब और राइट साइड में 2 मिलीमीटर का यूज होगा, या फिर आप क्या करो, पहले इसको कन्वर्ट कर दो। कन्वर्ट करोगे तो ये क्या बात बनेगी, 30 मिलीमीटर गुणा 30 मिलीमीटर गुणा में 30। वॉल्यूम क्या होता है इसका, 4/3 पाई रेडियस का क्यूब बराबर। इसके वॉल्यूम की बात करें तो ये लिखा जाएगा पाई इंटू में 2 का स्क्वायर 4 इंटू में h। पाई से आपका पाई कैंसिल आउट हो गया, 4 से आपका 4 कैंसिल आउट हो गया, इस 3 से आपका 3 कैंसिल आउट हो गया। कुल मिलाकर के देखना, 3 गुणा में 3 आपका 9 आ गया, 1 2 3, और ये रिजल्ट किस में आएगा, मिलीमीटर में। ये आपकी हो गई हाइट। मिलीमीटर को अगर आप सेंटीमीटर में बदलते हैं तो 10 का भाग दे दें, ये इससे कट जाएगा, किस में बदला, सेंटीमीटर में। और एक बात और भी आप जानते हैं कि भाई 1 मीटर के अंदर आपके पास कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब इसमें मैं फिर से 100 का अगर डिवीज़न करूं तो सेंटीमीटर वाली बात हट करके किस में चली जाएगी, मीटर में। तो फाइनली ये जो वायर है इसकी लंबाई, असल में देखा जाए वायर को हमने सीधा खड़ा मान लिया है, तो इसकी जो हाइट है वही इसकी क्या हो जाएगी, लंबाई। एग्जाम हॉल में कभी भी इन क्वेश्चंस के डायग्राम्स आपको नहीं बनाने होते हैं, डायग्राम्स की नीड ही नहीं होती है। डायग्राम को हटा करके जो पार्ट आपके पास बचा है उसको आप डील कर ले जाओ। चलो भाई अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं, देखना जरा क्या कहा। देखो, इसने क्या कहा कि सरलीकृत मान आपको बताना है, सिंप्लीफाइड वैल्यू। दे क्या रखा है इसको समझना जरा। ये दे रखा आपको 1 - 1 अपॉन में 3 प्लस 3 अपॉन में 3 प्लस 1 अपॉन में 3 प्लस 1/3। ठीक है, एग्जाम में क्या है आपके पास, क्वेश्चन रिटर्न फॉर्म के अंदर आपके पास रहता है पेपर पर। स्टेप बाय स्टेप चलें। देखो, पहले हम लोग इसी बात को अगर सोल्व करेंगे तो इसका देखना, यहाँ से सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। 3 गुणा 3 9 और एक आपका 10, ये पूरी वैल्यू क्या बनेगी, 10/3। 1 के अपोन में 10, उसके अपोन में 3, तो इसका मतलब 3 ऊपर चला गया और यहाँ इस पूरे की जगह क्या आ गया, 10 आ गया। अगेन अंडरस्टैंड करना जरा इस बात को, ये जो वैल्यू आपको दे रखी है ये कितनी है, 3 + 3/10। 10 एलसीएम लोगे, 10 गुणा 3 30 और 3 33, 33/10 आएगा। 3 अपॉन में 33/10 है, तो इसका मतलब इस पूरे को हटा दो, यहाँ 33 आना था, 10 ऊपर चला जाएगा, लिखा। इसको क्या कर दो, कैंसिल आउट कर दो, 11 से कैंसिल आउट हो गया। अगेन अंडरस्टैंड करना, 3 + 10/11, 11 3 33, 10 43, 43 बटा में 11, 43 यहाँ आ जाएगा, 11 ऊपर चला गया, बना लिया। फाइनली आपके पास क्या बचा, 1/11 - 43। 43 ये है, 43 में से 11 लेस कर दोगे तो कितना बचेगा आपके पास, 32। ये आपका यहाँ से निकल के आता है रिजल्ट। ठीक है,
और इजी होता है मेरे हिसाब से, क्योंकि जिन भी एग्ज़ाम्स के अंदर मान लो आपको पेपर प्रिंट फॉर्म में दिया रहता है, उसको सोल्व करना बहुत इजी है। जैसे एक तरफ मान लो कोई गड़बड़ कर भी दी तो क्या फ़र्क पड़ता है, इंग्लिश वाली साइड के अंदर फिर से उसको सोल्व कर लो। अगेन इसको लिखने की नीड नहीं होती है, नीचे से पेशेंस के साथ लेकर के चला जाता है और फिर इसको सोल्व किया जाता है। चलो भाई, अगले क्वेश्चन में देखो इसने क्या कहा कि एक नाव धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल का मतलब अप स्ट्रीम के अंदर 15 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करती है। वह नाव वही दूरी धारा के अनुकूल मतलब डाउन स्ट्रीम के अंदर कितने घंटों में तय करेगी यदि धारा की गति शांत जल में नाव की गति की 1/4 है। एक तो देखो इसने कुछ डेटा दे रखा है और एक कुछ मानना है। बोट की स्पीड आप जो भी मानोगे तो आपकी जो स्ट्रीम या फिर करंट, नाव की जो भी आप चाल मानोगे उसका 1/4 आपको मानना है, वो स्ट्रीम हो जाएगी, स्ट्रीम की स्पीड हो जाएगी। तो क्यों ना हम लोग बोट की स्पीड 4x माने और इसका 1/4 कर दें यहाँ से, तो स्ट्रीम की स्पीड हमारे पास क्या निकल के आएगी, x निकल के आएगी। क्लियर। जब भी कभी आपकी नाव डाउन स्ट्रीम के अंदर जाती है, कहने का मतलब पानी का बहाव ऊपर से नीचे की तरफ होता है, तो उस केस में बोट की जो भी स्पीड चल रही है करंट भी उसको साथ में सपोर्ट करती है, तो इसका मतलब डाउन स्ट्रीम में आपकी स्पीड हो जाती है बोट प्लस स्ट्रीम। जब आप ऊपर की तरफ जाओगे, ये तो आपकी धारा बह रही है, ऊपर की तरफ जाओगे तो इसे कहा जाएगा अप स्ट्रीम। नाव ऊपर जाने का प्रयास करेगी अप स्ट्रीम के अंदर, धारा इधर की तरफ बह रही है तो ये क्या करती है, इसको माइनस करने का प्रयास करती है। बोट एंड स्ट्रीम चैप्टर की जो थ्योरी है वो बस इतनी सी है, इतना ही खेल है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं, एक छोटा सा कंक्लूजन लिख देता हूँ जो अभी हमने निकाला है। डाउन स्ट्रीम में आप क्या करते हो, बोट स्ट्रीम की हेल्प करती है। अप स्ट्रीम के अंदर स्ट्रीम जो होती है वो बोट की स्पीड को लेस करने का प्रयास करती है। रीज़न, बोट ऊपर की तरफ जाना चाह रही है, स्ट्रीम आपका नीचे की तरफ बह रही है। अब यहाँ पर जो जो बातें कही वो देखना जरा, क्या कह रहा है, एक प्रतिकूल दिशा में, प्रतिकूल दिशा में मतलब अप स्ट्रीम के अंदर बोट की स्पीड 4x, स्ट्रीम की x, तो इसका मतलब कितनी होगी स्पीड, 3x। आगे क्या कह रहा था, अप स्ट्रीम के अंदर 15 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय की, इसका मतलब स्पीड कितनी आ गई, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। और हमने इस x वाले रिलेशन के बेसिस पर इसी बात को जब कहा तो ये रिलेशन बना 4x माइनस एक्स, क्योंकि हमें बोट माइनस स्ट्रीम लिखना था। यहाँ से 3 से 3 कट जाएगा और आप पाओगे कि x की वैल्यू क्या बनी हमारे पास, 1, लिख दिया। अब क्या कह रहा है, वही नाव वही दूरी और धारा के अनुकूल, तो टाइम की बात कर रहा है, वही डिस्टेंस, इसका मतलब 15 किलोमीटर कितनी देर के अंदर कवर करेगी यदि धारा की गति, ये वाला तो सीनरी हो ही गया। इस बार किस में जाना है, डाउन स्ट्रीम में। तो बात को अंडरस्टैंड करना कि डाउन स्ट्रीम में बोट प्लस स्ट्रीम होता है। बोट आपकी 4x है, स्ट्रीम आपकी x है, तो अपोन में 5x का डिवीजन। x की वैल्यू अभी अभी आपने एक निकाली थी, तो ये कितना टाइम लग गया, 3 घंटे। अब काम की बात सुनो, देखो एग्जाम हॉल में थ्योरी लिखने की नीड नहीं होती है। थ्योरी नहीं लिखनी तो फॉर्मूले क्यों लिख रहे हो अनवांटेड, जो आपको पता ही है। बस एक पार्ट ये आपको मानना था, इसके थ्रू आपको डील करना था और सीधे सीधे आपका कंक्लूजन निकल के आ जाता। अगेन देखो अगला सवाल देखना जरा, लैंग्वेज को रीड करो पहले तो। देखो क्या कहा कि धारा प्रवाह की गति, जो स्ट्रीम की स्पीड है वो 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक मोटर बोट नाव धारा के प्रतिकूल 35 किलोमीटर यात्रा करती है और 12 घंटे में शुरुआती बिंदु पर वापस आ जाती है। शांत जल में मोटर नाव की गति किलोमीटर प्रति घंटा कितनी है। ये सवाल इंपॉर्टेंट है, अगर आप सीधे सीधे करते हैं इस सवाल को तो हेक्टिक है। पीछे के सेशंस में आपने ऑब्जर्व किया होगा कि मैंने कहा था क्या, कि अगर आप एक बिंदु से कहीं दूसरे बिंदु पर जाते हैं और फिर वापस से उसी बिंदु पर आ जाते हैं,
आप क्या करते हो, एक बिंदु से कहीं जैसे यहाँ से यहाँ 35 किलोमीटर गए और वापस से आप उसी बिंदु पर जो 35 किलोमीटर की दूरी पर था उससे वापस आ गए। इस पूरे के पूरे सिनेरियो के लिए मैंने कहा था कि जो स्पीड एवरेज होती है आपकी, स्पीड एवरेज होती है ट्वाइस ऑफ स्पीड 1 स्पीड 2 अपॉन में स्पीड 1 प्लस स्पीड 2। एक तो ये एवरेज स्पीड होती है, ये आपको पता होना चाहिए। ये अगर जिस बच्चे को पता है उसके लिए सवाल इजी हो जाते हैं। अभी अभी मैंने थ्योरी एक्सप्लेन की थी कि डाउन स्ट्रीम के अंदर जब जाएंगे, डाउन स्ट्रीम मतलब अनुकूल दिशा में जब आप जाएंगे तो क्या करेंगे, बोट की हेल्प करती है स्ट्रीम, दोनों एक ही दिशा में बह रहे होते हैं। लेकिन अप स्ट्रीम मतलब ऊपर की तरफ जाओगे तो उस केस में बोट ऊपर जाने का प्रयास करेगी और धारा का नेचर क्या है, नीचे की तरफ बहना। क्लियर है भाई, ये बात भी हमने देख ली थी। अब आपको यहां पर क्या करना, उस बात को सुनो। स्ट्रीम की जो स्पीड है वो आपको दे रखी है 1 किलोमीटर पर आवर। लास्ट में क्या पूछा है, स्टिल वाटर के अंदर मोटर बोट की गति कितनी है, इसका मतलब बी की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। अगर इस सेशन की या जो ये आपका पार्ट है बोट एंड स्ट्रीम, अगर आपने बिल्कुल भी थ्योरी नहीं पढ़ी है तो सर्च करना स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस बाय वासु सर, उस वाली क्लासेस कर लेना। रीज़न ये है कि ये ऐसा पार्ट है कि अगर इसका बेसिक आपका क्लियर नहीं होगा कि सर इसको भी आप डाउन स्ट्रीम में धारा बोल रहे हो, इसको अप स्ट्रीम के अंदर बोट की स्पीड, डाउन स्ट्रीम में बोट की स्पीड, सिर्फ बोट की स्पीड, ये क्या सिनेरियो है। और अगर आपने एक बार पढ़ रखा है तो ये इंप्रूवमेंट कर लोगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। इतनी सारी चीज़ें आपने इजी वे के अंदर देख ली कि क्या क्या करना था। अब इसको डील कर दो सीधे सीधे। देखना, स्पीड एवरेज आने और जाने की निकालता हूँ तो बोट की स्पीड मैंने b मान ली, तो ट्वाइस ऑफ जाते टाइम, देखो इसको मैं ले लेता हूँ कि भाई ये डाउन स्ट्रीम है और आते टाइम की स्पीड मैंने मान ली अप स्ट्रीम। ये मेरा S1 है, जाएगा तब आएगा तब S2 हो जाएगा। तो जाते टाइम बोट को हेल्प करेगी स्ट्रीम और आते टाइम बोट -1 कर देगी। फिर इन दोनों को जोड़ना है, इन दोनों को जोड़ोगे तो b+1 b-1 क्या बचेगा, 2 बार b से b कट गया। स्पीड एवरेज को अगर आप स्पीड को जब आप टाइम से गुणा कर देते हैं, 12 घंटे लगे, तो कुल मिलाकर के क्या डिस्टेंस आ जाती है आपकी जो इसने तय किया। 35 किलोमीटर गई, 35 आ गई, कुल दूरी 70 किलोमीटर। एवरेज स्पीड ये है, इसको गुणा कर दिया आपने टाइम से। अब क्या करें, अब काम की बात सुनो कि आपके पास ये बन गया b+1 b-1 अपॉन में b, और कैंसिल आउट कर दोगे इसको 2 से, तो यहाँ बना 35/6। आपको अब यहाँ पर जाना होता है बाई ऑप्शन हमेशा ही। रीज़न है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओगे तो मामला चैलेंजिंग हो जाएगा। बाई ऑप्शन में इजी वैल्यू देख लो, जैसे b की वैल्यू यहाँ से 6 लग रही है रेशियो में, क्या पता यही हो, तो आपने b की वैल्यू क्या रख दी है 6। b की वैल्यू जब आप 6 रखोगे, ये 6 से 6 कट गया, 6 और 1 7, 6 - 1 5, 7 × 5 35, ये जस्टिफाई हो गया। अब काम की बात सुनो, आप एक बार थ्योरी पढ़ लेंगे तो इसके ऊपर आपकी कमांड आ जाएगी कि इसको कैसे अप्लाई किया जाता है। दूसरा, ये बड़ी बेसिक बात होती है, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम लिखने की नीड नहीं है। ये भी बड़े बेसिक से फॉर्मूले होते हैं आपके, ये भी लिखने की नीड नहीं है। अगेन इस बात को भी क्यों लिख रहे हो अनवांटेड, इतना ही काम था, ये इधर चला जाएगा, 35 आपका 6 हो जाएगा। इसको सीधे सीधे सोल्व करोगे तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो भाई इतना सा था। इम्पोर्टेंट बात यह है कि कई बार ऐसे ऐसे पार्ट्स होते हैं क्वेश्चन के कि अगर स्टूडेंट ने थ्योरी नहीं पढ़ रखी है तो उनको समझाना बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। तो काम मैंने आपको बता रखा है कि भाई वो PDF डाउनलोड कर लेना, उसके प्रिंटआउट्स निकलवा लेना, हर एक बात को बड़े ही प्रॉपर मैनर में वहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। देखो इसने क्या कहा, एक पैटर्न ये भी होता है सी सेट में पूछने का। आपको अजम्पशन या संकल्पना फर्स्ट दी है, क्या कहा, संध्या ने 7.5 लीटर तेल खरीदा, इसमें से 5 सही 3/4 लीटर तेल का उपयोग कर लिया, 1 सही 1/3 लीटर तेल रसोई में बच गया। टोटल कितना खरीदा था 7.5, इसको लिख सकते हो 7.50। 1/2 को ये लिखा जाता है। 3/4 को क्या लिखते हो, 1/2 को लिख सकते हो 0.5 या 0.50। 3/4 आपका होता है 0.75। ऐसे ही 1/3 की बात करें तो ये कितना होता है 0.33। ये तो बहुत बेसिक सी बात है।
अब देखो संध्या ने इतना तेल खरीदा, इसमें से उसने 5.3/4 मतलब 5.75 kg खर्च कर दिया। कितना बचा उसके पास? उसके पास बचा 1.75। लेकिन ये क्या कह रहा है कि 1/3 इसका मतलब 1.33। तो इसका मतलब ये जो बात कही जा रही है ये क्या है? गलत। जो आपका अजम्पशन फर्स्ट है वो क्या हो चुका है? गलत हो चुका है। फिर देखना, अजम्पशन या संकल्पना सेकंड। अर्जुन ने एक किताब का 3/5 हिस्सा पढ़ लिया। अर्जुन ने क्या किया? एक किताब का 3/5 हिस्सा पढ़ लिया। उसने देखा कि किताब में 80 पेज पढ़ना शेष है। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये किसको बताता है? किताब के टोटल पेजेस। और ये वो पेजेस हैं जिनको उसने रीड कर लिया है। 3 पेजेस, टोटल 5 हैं, 5 में से उसने 3 पेज को क्या कर लिया है? यहाँ पर रीड कर लिया है। ठीक है, तो इसका मतलब रिमेनिंग के पेजेस कितने हो गए? रिमेनिंग के पेजेस उसके पास बच गए 2, लिखा जा सकता है। अब वो क्या कह रहा है कि 80 पेज पढ़ने शेष थे वैसे, तो 2 किसको बताता है भाई? 80 को। 2 बताता है 80 को, 40 से गुणा किया। क्या कह रहा है? उस किताब में कुल पेज 200 हैं, तो 5 को कर दो 40 से, तो रिजल्ट कितना आ जाएगा? 200। ये करेक्ट है। तो इसका मतलब जो अजम्पशन या संकल्पना सेकंड है वो हमारी करेक्ट हो गई। तो बहुत ज़्यादा गहराई में जाने की नीड नहीं थी। नीचे वाला जो पार्ट है ना, जब आप बेसिक क्लियर करते हैं तो कॉमन सेंस के हिसाब से, ये नहीं होता कि नहीं कुछ फॉर्मूले बनेंगे इसके हिसाब से, नहीं। नॉर्मल जो आपने सीख रखा है, जो आपके जीवन का हिस्सा है, उसके हिसाब से 3/5 का मतलब 5 पेज थे, 3 पढ़ लिए, 2 बच गए। 2 बताता 80 को, 40 से गुणा किया, 5 को 40 से करोगे 200। तो नीचे वाले में इतनी हेडेक लेनी नहीं होती कि इसको जानबूझ करके ये बचा वो बचा। सेकंड वाला जो पार्ट है इजी वे में हो जाता है। ये कुछ वैल्यूज है 1/2, 1/3, 1/4, इनको वैसे ध्यान रखना है। एक पार्ट सोल्व करके देखना था आपको ये वाला, इतने में ही हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाता। एक थोड़ा सा ढंग के लेवल का सवाल है, प्रयास करता हूँ पूरा समझाने का। लैंग्वेज को ध्यान से रीड कर लो भाई। एक आपको यहाँ पर गिवन है डायग्राम गिवन है आपको रेक्टेंगल का। रेक्टेंगल आपका ए बी सी एंड डी है, और ये आपको डायगोनल या विकर्ण दे रखा है। अब इसने कुछ कंडीशन दे रखी हैं। क्या कहा कि जो आपका AC जो है वो AC का सम और AB का सम 5 बार AD के बराबर है। तो अगर मैं यहाँ से देखो AD को x मानता हूँ, सबसे छोटी भुजा है ये वाली डायग्राम के हिसाब से, इसको भी x मान लो। AD x है तो इसके सामने की साइड रेक्टेंगल या आयत है तो वो ऑटोमेटिक x होनी थी। अब यहाँ एक रिलेशन आपको दिख रहा है क्या? AC प्लस का AB बराबर 5 AD, तो 5 गुणा में x मैंने लिख दिया। नीचे एक स्टेटमेंट और है, AC बराबर मैं लिख देता हूं क्या? AD प्लस 8। राइट साइड में AD चला जाएगा, AD की वैल्यू कितनी है? x, और प्लस का ये क्या हो गया आपके पास? 8। फिर देखो AC माइनस AD की वैल्यू आपने x ली थी, उस साइड चला गया तो ये क्या बन गया आपका? 8 प्लस x। AC की वैल्यू आपने निकाल ली है 8 प्लस x। इस वैल्यू को अगर आप यहाँ पर रिप्लेस कर दें, यहाँ x प्लस 8 है, x उधर जाएगा तो क्या बचेगा? लेस हो जाएगा 4x। 8 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी? 4x माइनस 8। एक तरीका तो ये है कि रेक्टेंगल या जो आयत है उसके चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं, तो आप इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर कर सकते हो। बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस का स्क्वायर लिखा जा सकता है। लेकिन एग्जाम के हिसाब से या आपकी फॉर्मूले की कमांड के हिसाब से हो सकता है ये काम चैलेंजिंग हो, तो बेटर क्या रहेगा? फिर थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ भाई। एक्स की वैल्यू कुछ मान ले, एक्स की वैल्यू एक बात बताओ, 1 मानोगे तो ये 4 माइनस 8, माइनस 4 बुझा नहीं हो सकती। अगर x की वैल्यू 2 लोगे तो 8 बनेगा, 8 माइनस 8 जीरो हो नहीं हो सकती। x की वैल्यू अगर आप 3 मानते हैं तो यहाँ से क्या बनेगा? 12 में से 8 चला गया 4। x की वैल्यू आपने 3 मानी है तो इसका मतलब ये 5 आनी चाहिए।
4 और 3 की वजह से 5, आ कितनी रही है, क्या नहीं बना। x की वैल्यू आप अगर 4 लेते हो तो 16 में से 8 चला गया तो कितना बचा, 8। इसकी वैल्यू आपने 4 ली है, 8 और 4 की वजह से कोई सीधे सीधे तो ट्रिपलेट बनता नहीं है। और ये क्या कह रहा है, 11 वैल्यू है, ऐसा भी नहीं होता है। ये कुछ कॉमन है भाई, आपको अप्लाई करने पड़ेंगे या मैथ के हिसाब से। तो मैं दोनों ही काम बताने का प्रयास करता हूँ कि अगर कुछ भी नहीं आता है तो अपना अप्रोच जो है क्वेश्चंस को सोल्व करने की उसको चेंज करके देख लो, उससे भी काम चल जाता है। हालांकि टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग जाता है कई बार, यहाँ वैसे कोई ज़्यादा का सीन नहीं था, फॉर्मूले को सोल्व करते तो भी उतना ही टाइम लगता, वैल्यू पुट करके रखते तो भी वैसा ही लगता। 5 गुणा 4 20 में से 8 चला गया तो 12, ये 5 और ये 13। क्या ऐसा समकोण त्रिभुज सुना है, बिल्कुल होता है, 5 12 13। तो इसका मतलब अगर आपकी दो भुजाएं, जैसे ये वाली जो साइड है ये आपकी क्या निकल के आ गई, ये 12, ये आपकी 5 और ये 13। अब क्षेत्रफल निकालना है तो लंबाई गुणा में चौड़ाई, 12 गुणा 5 60 आपका आंसर आ गया। तो सवाल जरूर आपका कॉम्प्लेक्स था, बट पेशेंस के साथ आप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलते तो काम चल जाता। और ये अमूमन देखा है स्टेट पीएससी एग्जाम्स होती हैं या यूपीएससी सी सेट होता है, चलो लगभग जगह तो वो क्वालिफाइंग नेचर जैसा सा ही होता है, लेकिन पहले जैसे सी सेट के अंदर मार्क्स जुड़ते थे यूपीएससी के अंदर, तब मामला बड़ा ही हेक्टिक था कि जिन बच्चों की मैथ्स ठीक नहीं है वो कैसे डील करें। कोई भी रेफरेंस बुक पढ़ते थे, आप भी पढ़ लो, रेफरेंस बुक आपने पढ़ ली लेकिन उसके बाद भी काम नहीं चलता है कि जो सवाल पूछता है वो अजीब टाइप के होते हैं, थ्योरी आपने कुछ अलग टाइप की पढ़ी होती है। तो उसका समाधान यही है, गिने चुने 500 सवाल मान के चलो, वो कर लो। यहाँ इन सीरीज के अंदर हम आपको करवा भी रहे हैं, यहीं पर वही डेवलप करने का प्रयास करते हैं कि स्टूडेंट अप्रोच ऐसी डेवलप कर लें कि उसको पेशेंस के साथ स्टेप बाय स्टेप सोल्व करेगा तो मुश्किल से मुश्किल सवाल भी उसके सोल्व हो जाएंगे। चलो भाई, उम्मीद है आपको ये आपका ये वाला सवाल सोल्व हो गया होगा और समझ भी आ गया होगा। इस वाले क्वेश्चन का एमपीपीएससी या यूपीपीएससी में से ही किसी एग्जाम का था, मतलब लगभग सवाल वहीं से ही उठाए जा रहे हैं अभी ये जो रिसेंट में चल रहे हैं अपने। देखो डायग्राम नहीं दिया है, इसने कहा कि जैसा कि डायग्राम में, तो वो डायग्राम मैं आपको बनाकर दे देता हूँ। इसने कहा कि जैसा कि डायग्राम के अंदर एक आपको दिया होगा स्क्वायर, ये आपको दे रखा है, 4 समान सिक्के हैं वो इस टाइप से, एक कॉइन आपका मान लो यहाँ पर रखा है, एक कॉइन मान लो आपका यहाँ पर रखा हुआ था उस डायग्राम के अंदर, एक कॉइन आपका इस जगह पर रखा हुआ था, एक कॉइन आपका इस जगह के ऊपर रखा हुआ था। कुल मिलाकर के ये आपके 4 कॉइन्स थे। ये जो साइड थी इसको उसने 8 बताया था, तो स्क्वायर है इसका मतलब ये भी साइड क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। तो जैसा कि नीचे डायग्राम में दिखाया गया है, 4 आपके समान सिक्के हैं, एक स्क्वायर या वर्ग है उसके अंदर रखे गए हैं। प्रत्येक सिक्के के लिए क्षेत्रफल से परिधि का अनुपात और परिधि से क्षेत्रफल का अनुपात बराबर है, इसका कोई स्ट्रेस लेने की नीड नहीं है। प्रत्येक हर एक सिक्का एक जैसा ही है। वर्ग के उस क्षेत्रफल को प्राप्त करें जो सिक्कों से ढका नहीं है, तो इसका मतलब सिक्कों से कौन सा पार्ट नहीं ढका, तो इसकी बात करें ये पार्ट नहीं ढका हुआ, कॉइन ने कवर कर लिया, बीच का जो एरिया है ये भी नहीं ढका हुआ है, ये भी नहीं ढका हुआ है। ऐसे ही इस वाले पार्ट को आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये भी नहीं ढका हुआ है, ये पार्ट भी। तो एग्जामिनर का इंटेंशन देखो, हर एक पार्ट को अलग अलग करके नहीं निकाल सकते, संभव ही नहीं है निकालना, और एक एक पार्ट को हम अलग निकालने लग जाएंगे तो आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे यहाँ पर टोटल ऐसे 9 पार्ट्स बन रहे हैं, तो कैसे निकालेंगे, संभव नहीं है। सीधे सीधे आपको सोचना है कि जो आपका रेड वाला एरिया है, जो आपका रेड कलर का जो एरिया है जो आपको निकालना है, कैसे निकल के आएगा। आप सीधे सीधे सोच सकते थे कि भाई जो स्क्वायर है आपका जिसकी भुजा कितनी है 8, उसमें से 4 सिक्के लेस कर दो और एक सिक्के 4 सिक्के लेस कर दो, मतलब 4 सिक्कों का एरिया लेस कर दो। पूरा का पूरा स्क्वायर है उसमें से सिक्कों को आपने हटा दिया तो रेड वाला एरिया बच गया। इसी को सोल्व करना था। अब रेडियस देखनी पड़ेगी उसकी, तो ये टोटल 8 है, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक पूरी की पूरी डायमीटर 4 होगा, रेडियस कितनी आएगी 2, ये लो रेडियस 2। तो रेड वाला जो हमारा एरिया है
यहाँ से तो 8 का स्क्वायर 64 बन गया, माइनस 4 गुणा में पाई रेडियस का स्क्वायर 4, 4 4 16, 16 कॉमन ले लोगे तो 4 माइनस का पाई। ये हमारा हो गया रिजल्ट। तो ये एग्जाम में जब पूछा गया था तो उसने डायग्राम दे रखा था, डायग्राम दे रखा है, ये बात आपको डेवलप करनी है कि कोई भी इस टाइप का सवाल आएगा जहाँ पर शेडेड रीजन आपको दिया होता उसका एरिया, तो क्या करो, टोटल एरिया निकाल लो, उसमें से जो पार्ट शेडेड नहीं है उसका एरिया लेस कर दो, इतने में क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। रीजन ये है कि एग्जाम में वही बात आपसे पूछी जाती है जिसको सोल्व करना संभव होता है, वो बात नहीं पूछी जाती है जिससे सोल्व करना ही संभव ना हो। और ध्यान रखना, कुछ बच्चे यहाँ पर रेशियो बैलेंस करने का प्रयास करते हैं कि इसको 4 इक्वल स्क्वायर के अंदर डिवाइड कर दिया, फिर सर्कल का इसका रेशियो, वो फालतू काम है कि इसकी ये ट्रिक है वो ट्रिक है। असल में वो स्टेटमेंट ही होता है, जब सोल्व कर तो निकल के आता है। क्यों याद करें आप, दिमाग के ऊपर क्यों बर्डन बढ़ाएं, डायग्राम अगला देगा ही, एक लाइन लिखने में क्या कन्फ्यूजन है, या फिर हमेशा ही रट्टा ही मारना उन चीज़ों का। ठीक है, तो मतलब ये मान के चलना कि मैथ्स के अंदर कोई ट्रिक जैसा कुछ एग्जिस्ट करता नहीं है। जिन चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं किया जाता है उनको नाम दे दिया जाता है ट्रिक का। मैंने कभी ऐसा महसूस भी नहीं किया कि ये चीज़ है ये डायरेक्ट आ गई, हर चीज़ की एक्सप्लेनेशन है मैथ्स के अंदर। देखना आगे क्या कहा, यदि बहुपद या पोलिनोमियल आपको गिवन है x की पावर 6 माइनस 1। इस सवाल के साथ शर्त ये है कि भैया आपको अगर फॉर्मूला आएगा तो ये सवाल सोल्व होगा, फॉर्मूला नहीं आएगा तो इस सवाल के अंदर बहुत सारी उलझन होती है। पोलिनोमियल के और भी सवाल होते हैं जिनमें आपको फॉर्मूले की नीड नहीं होती है, बाई ऑप्शन आप हेल्प ले लेते हो, लेकिन यहाँ पर आना मस्ट है। अब इस पोलिनोमियल के दो फैक्टर या गुणनखंड x माइनस 1 और x प्लस 1 उसने दे दिए, अदर वाले इसके पूछ रहा है। एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, आप इसको लिखते हैं a माइनस बी इंटू में a प्लस बी। ठीक है, ऐसे ही मैं इसको चेंज कर लेता हूं, मैं इसको लिख लेता हूं x क्यूब, ये मेरा a है, इसका स्क्वायर है, और इसका मैंने क्या कर दिया है, फिर से स्क्वायर कर दिया। तो ये मेरा a है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो क्या लिखोगे आप, a माइनस बी एक्स क्यूब माइनस 1 इंटू में आप लिखोगे a प्लस बी एक्स क्यूब प्लस का 1। ये नहीं समझ में आ रहा तो आप इसके भी क्यूब लगा दो और इसके भी लगा दो। अगेन वही शर्त है भाई, a क्यूब माइनस बी क्यूब जो होता है आपका वो लिखा जाता है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस का बी स्क्वायर। दूसरा पार्ट होता है आपका a का क्यूब प्लस b का क्यूब, तो ये a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। कुल मिलाकर के अलजेब्रा में दो स्क्वायर के, तीन छोटे फॉर्मूले स्क्वायर के, दो क्यूब के, एटलीस्ट 5 फॉर्मूले तो हर बच्चे को आने चाहिए कि मान लो कहीं ज़रूरत पड़ी गई है और कोई समाधान है ही नहीं, कि जानबूझ करके हम कुछ रिप्लेस करने का प्रयास करते हैं तो भी बात नहीं बनती है, तो फिर याद ही कर लो भाई, याद कर लोगे इन 5-6 फॉर्मूलों को तो काम इजी हो जाएगा। तो अब आप इसको सोल्व करोगे तो ये a का क्यूब माइनस b का क्यूब है, ये लिखा जाएगा x माइनस 1 a माइनस बी, फिर क्या होगा, पहली टर्म ये जो टर्म है इसका स्क्वायर, इन दोनों का गुणा और इसका स्क्वायर, ये आ गया। अगेन इसको करोगे तो ये x प्लस 1, फिर x स्क्वायर, यहाँ पर प्लस आएगा, फिर ये आपका x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। सेम इसी पैटर्न को रिपीट किया। तो आप कह सकते हैं कि भाई ये जो बात दे रखी थी उसने क्या, x की पावर 6 माइनस 1, उसको आप ऐसे लिख सकते थे। दो फैक्टर उसने दे दिए, एक तो ये वाला और एक ये वाला। कौन से दो बचे, एक ये वाला और एक ये वाला। फॉर्मूले याद है तो ये सवाल तुरंत के तुरंत पकड़ में आ जाता है इस पैटर्न का। कोई भी सवाल हो, कल को x की पावर 4 माइनस 1 एक्स टू दी पावर 4 माइनस 1 भी दे देगा, x टू दी पावर 12 माइनस 1 भी दे देगा, लेकिन अगर बैकग्राउंड में इस टाइप की बातें आपको पता है कि अच्छा ये फॉर्मूले होते थे, इस सवाल को सोल्व करने की अप्रोच होती है। बचे हुए दो फैक्टर कौन से हुए भाई, एक तो ये आपका हो गया, एक ये बचा हुआ। फैक्टर समझते हो ना, जैसे 12 को क्या लिख सकते हो, 12 को लिख सकते हो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू में 2। तो असल में देखा जाए तो ये फैक्टर है। 12 को आप 3 गुणा 4 भी लिख सकते हो, ये भी क्या हो गया, 3 और 4 भी इसके फैक्टर हो गए। ऐसे ही मल्टीप्लाई करके ये बन गया, तो इसका मतलब दो फैक्टर उसने दे रखे थे,
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। तो इसका मतलब जो आपका ऑप्शन सी है यहाँ से वो क्या हो गया है, करेक्ट। तो उम्मीद है आपको ये बात अच्छे से समझ आ गई होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, देखना जरा। देखो क्या कहा, यदि 10 शर्ट की लागत मूल्य मतलब 10 शर्ट्स परचेज किए, उनकी कॉस्ट प्राइस 8 शर्ट की बिक्री मूल्य के बराबर है, तो इस पूरी की पूरी प्रोसेस के अंदर या जो ट्रांजैक्शन हुआ है, लेन देन हुआ है, उसमें कौन सा सही है। सिंपल है, क्या कहोगे, 10 शर्ट है, 10 की जो कॉस्ट प्राइस है, का मतलब ऑफ जो मल्टीप्लाई 10 का कॉस्ट प्राइस बराबर क्या है 8 का सेलिंग प्राइस। सीपी और एसपी का क्या निकाल लो, रेशो 8/10, एसपी तो नीचे आ गया, 10 इसके नीचे, 2 से काटोगे 4/5। क्या कंक्लूजन निकला, 4 रुपए का आर्टिकल खरीदा, 5 में बेच दिया, 1 का प्रॉफिट दिख रहा है साफ साफ, 1 का प्रॉफिट किस पर, कॉस्ट प्राइस पर निकालते हैं, परसेंटेज में बदल दोगे तो रिजल्ट कितना आ जाएगा 25%। सीधे सीधे हो रहा है, कुछ करने की नीड ही नहीं थी, आसान सा सवाल था। आगे देखना जरा, अगेन एक पोलिनोमियल का अगेन आपके पास सवाल है। देखो इसने आपको क्या कहा, आपको एक पोलिनोमियल दे दिया x³ प्लस 4x² माइनस का 3x माइनस का 18, और क्या कह दिया कि भाई इसका एक फैक्टर तो -2 है, बचे हुए फैक्टर्स क्या होंगे। तो थोड़ा सा बात को अंडरस्टैंड करना कि जैसे कोई बात होती है, मैंने लिखा x² प्लस 5x प्लस का 6, अगर इसे मैं द्विघात समीकरण कहता हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहता हूँ, तो इसको 0 लगाना पड़ेगा। जब आप इसके रूट निकालोगे तो x की एक वैल्यू -2 आएगी और एक वैल्यू -3 आएगी। अगर इसी बात को मैं पोलिनोमियल की फॉर्म में कहना चाहूँ, प्रयास कर रहा हूँ मैं समझाने का, तो आप इसी बात को लिख सकते हो कि ये बात आपकी असल में x प्लस 2 इंटू में x प्लस 6 है। क्लियर है। इसी बात को एक आसान सा मैंने एग्जाम्पल ले लिया, एक मिनट गड़बड़ कर दी ना हमने, x प्लस 2 x प्लस 3। इसी बात को आसान भाषा के अंदर मैं लिखना चाहूँ तो ये ऐसे लिखी जा सकती है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल्स टू में 0 होता है तो इसको 2 टुकड़ों में ब्रेक करते हो, फिर x कॉमन लेते हो, फिर उधर से 2 कॉमन लेते हो, तो ये आपको पैटर्न हमेशा दिखाई देता है। फिर जब आप रूट निकालते हो तो क्या करते हो कि x प्लस 2 बराबर 0 ले ले तो x बराबर -2, ऐसे ही x प्लस 3 बराबर 0 ले लें तो x बराबर -3, ये आपका हो जाता है। तो आप ये कह सकते हो कि भाई अगर आपको कोई पोलिनोमियल दे रखा है और उसने कहा कि इसका फैक्टर ये है, तो आप उस केस के अंदर क्या कर दो कि इसकी वजह से रूट निकाल लो, ठीक है। चैप्टर का बीच का पार्ट है ये। अगर पोलिनोमियल हम लोग पढ़ रहे होते तो स्टेप बाय स्टेप चलते रहते और लगभग 2 से 2.5 घंटे में पोलिनोमियल कंप्लीट हो जाता, फिर कोई भी सवाल आपको वो दे तो आपका काम चल जाए। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर इक्वल्स टू का साइन लग गया है तो वो तो इक्वेशन हो गई। रेंडम आपको उसने ये दे दिया तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। इसी के अंदर अगर ये वाली अप्रोच होती है तो इसको भी ऐसे लिखा जाता था। पोलिनोमियल में क्या रूट नहीं निकाले जाते, एज इट इज उसको छोड़ दिया जाता है। इक्वेशन जो क्वाड्रेटिक होती है जैसे क्यूबिक इक्वेशन, वहाँ पर रूट निकाले जाते हैं। तो ये जो फैक्टर करके आपने लिख दिया, इसी को 0 करके आगे लिखा जाता है, और इसी को जब आप इक्वेशन की फॉर्म में रखोगे, x बराबर 2 आ गया तो वो इसको जस्टिफाई करके इसको 0 बनाएगा। 2 का क्यूब 8, 2 2 4 16, 16 और 8 आपका 24, 6 माइनस का 6 माइनस का 18, 24 में से 24 चला गया 0। ऐसे इसका देखो आपने रूट निकाल दिया, -2 रखोगे, -2 का स्क्वायर 4, 5 - 2 माइनस का 10 प्लस का 6 बराबर 0 बन गया। ऐसे ही -3 है तो ये बनेगा 9 - 15 प्लस का 6, ये भी 0। तो मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ गई कि जब भी कभी आपको फैक्टर दे रखा होता है, क्या करना है, काम की बात सुनो, जो कंक्लूजन निकला है। जैसे उसने आपको ये कह दिया कि इसका एक फैक्टर ये है, तो आप क्या करो, इक्वल्स टू में 0 लगा दो,
x की वैल्यू 2 निकालो और वो इसके अंदर जैसे ही आप रखोगे तो इस पूरे का रिजल्ट वो 0 बना देगा। असल में खेल ये है। अब आप या तो फैक्टराइज कर लो इसको, अब फैक्टराइज कर तो ले लेकिन पैटर्न बहुत बड़ा आ गया। अब क्या कॉमन लेंगे, क्या एडजस्ट करेंगे, 3 टर्म गुणा में आएंगे, हेक्टिक हो जाता। लेकिन नीचे बता रखे हैं फैक्टर। अब हमें क्या करना है, ऐसे केसेस के अंदर हमेशा ही बाई ऑप्शन जाना है। ऐसे केसेस में हम लोग हमेशा ही क्या करेंगे, बाई ऑप्शन जाएंगे। अगर मैं चेक करूं तो मैक्सिमम मुझे 3 ऑप्शन चेक करने होते हैं, ए बी सी और डी, मैक्सिमम 3 ऑप्शन चेक करने होते हैं। पहले तो ये देख लो, कोई एक ऑप्शन अगर हमें उठाना है तो यहां पर देखना जरा, एक तो आपके पास पहले ऑप्शन में x+2 है, चौथे ऑप्शन में भी x+2 है। तो अगर मैं यहाँ से x+2 को 0 करूँगा, x+2 को 0 करूँगा तो x की वैल्यू, x+2 को 0 करेंगे तो x की वैल्यू -2 आएगी। रखना जरा, 2 का क्यूब, -2 का क्यूब क्या आ जाएगा आपका, -8, ये आपका 16, माइनस माइनस प्लस का 6 - 18, 0 बना या नहीं बना, 6, 16 और 6 आपका कितना हो गया 22, 18 और 6 24, 0 नहीं बना। इसका मतलब ये आपका ऑप्शन ए हट गया और ये की ये बात आपको ऑप्शन डी में दे रखी है। अब आपको क्या करना है, जस्ट आपको एक ऑप्शन चेक करना है, जैसे बी चेक कर लेते हैं, x+1 बराबर आप 0 कर दोगे तो यहाँ से x बना गई। रखना जरा, ये बनेगा -1 प्लस का 4 प्लस का 3 माइनस का 18, बना 0, 7 में से 19 नहीं बना, ये भी गलत है। तो रिजल्ट क्या आ गया आपका, ऑप्शन सी, कि दोनों ही जो बनेंगे वो x+3 बनेंगे। समझना थोड़ा सा चैलेंजिंग है, लेकिन इसका क्या समाधान करें, चैप्टर जब हम डिटेल में चलेंगे तो जायज़ सी बात है तभी ये चीज़ें समझ आ सकती हैं। लेकिन आपने पहले भी कुछ पढ़ रखा होगा, मेरा प्रयास ये रहता है कि आपको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करके देना ऐसे क्वेश्चंस के अंदर कि आप उनको इजी वे में कैसे डील करें। तो चलो फिर आज का सेशन अपना यहीं तक रखते हैं। यूपीपीएससी और एमपीपीएससी के पेपर्स को हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं जो पास्ट ईयर में पूछे गए हैं। आज की सीरीज में तो नहीं हुआ, लेकिन अगली सीरीज में कुछ सवाल आरएएस जो 2018 में हुआ था, 2016 में हुआ था, उसके भी क्वेश्चंस इन्वॉल्व करने स्टार्ट कर देंगे हम लोग। इसके अलावा अगर आप किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं और आपको ये लगता है कि सर ये सवाल शामिल होने चाहिए, तो जो आपको स्टार्टिंग के अंदर डाउट ग्रुप बताया था, वास्तु स्टडी IQ डाउट ग्रुप, यहाँ पर आप उसकी पीडीएफ को सेंड कर दें या फिर आप टेलीग्राम पर सेंड कर सकते हैं, जैसा भी आपको कन्वीनियंट लगे। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे पूरा का पूरा जो यूपीएससी के अंदर पास्ट में पूछा गया है। तो ये इस सीरीज का जैसी भी चलती है, मैंने आपको एक काम बताया है कि रेलवे सीरीज से आप क्या कर लें, रेलवे सीरीज को देखें और वहाँ से आप अपनी थ्योरी का जो सेक्शन है उसे कंप्लीट कर दें। थ्योरी आपकी कंप्लीट हो जाएगी, फिर आपको गिन करके मानो 500 सवाल करने हैं सीरीज के थ्रू, पूरी की पूरी सी सेट आ जाएगी आपकी यूपीएससी की क्वांट सेक्शन, और कुछ कुछ पार्ट में कोशिश करूंगा कि रीजनिंग वाला भी साथ ले लूँ, पूरा का पूरा वो आ जाएगा। स्टेट पीएससी के जो चुनिंदा पेपर्स होते हैं वो इन्वॉल्व हो जाएंगे। 500 सवाल प्लस वो थ्योरी, आपको कभी भी मुड़ के वापस से सी सेट के लिए देखना भी नहीं पड़ेगा। और किसी भी लेवल का सवाल आ जाए, मैं यहाँ पर सिंगल कुछ है, मैं आपको हिंट करता हूँ कि भाई ये वॉल्यूम है, फॉर्मूला इसलिए लिखना पड़ रखा है कि रीजन आपने कॉन्सेप्ट नहीं समझ रखा, कॉन्सेप्ट के लिए मैंने हिंट किया कि ऐसे सर्च करना और उसको तुरंत के तुरंत कंप्लीट कर देना। तो ये काम अगर आप पैरेलल में करते जाएंगे तो आपको रटना कुछ भी नहीं पड़ेगा और आपका जो मैथ्स को लेकर के डर है वो खत्म हो जाएगा। सेम स्टोरी वही है, किसी बच्चे को हिस्ट्री अच्छा लगता है, किसी बच्चे को ज्योग्राफी अच्छा लगता है, उसके पीछे का रीज़न ये है कि भाई वो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा है, हिस्ट्री का ठीक समझाने वाला टीचर मिल गया तो हिस्ट्री अच्छा लगेगा, ज्योग्राफी का ठीक समझाने वाला टीचर अच्छा लग गया तो इसका मतलब उसे ज्योग्राफी ठीक लगेगी, समझाने के ऊपर है। तो थ्योरी का सेक्शन मैंने आपको बता रखा है, वहाँ से कंप्लीट कर दें, इन सीरीज को देखें, कुछ टाइम आपको निकालना है, एक बार ही वो टाइम निकालना है, फिर हेडेक फ्री आप हो जाएंगे कि हाँ मैथ्स को लेकर के, रीजनिंग का कुछ सेक्शन है उसको लेकर के कोई स्ट्रेस नहीं आ रहा है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। आपका दिन रात सब मंगलमय हो, और अगर आपके कोई सजेशंस हैं तो एटलीस्ट नीचे की तरफ ही यूट्यूब के ऊपर आप कमेंट करके, कमेंट सेक्शन में बताना, स्ट्रीम के अंदर नहीं बताना, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपकी ये सजेशंस हैं
इसके अलावा आप ये भी बता सकते हैं कि इनमें कुछ चेंज करें या जैसा पैटर्न अपना चल रहा है वैसा का वैसा ही चलने दें। क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर करें, सेशन अच्छे लगते हैं तो एटलीस्ट कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। आपका दिन रात सब मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।